नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की ऐसी नस दबाई है कि वो बिल्लाए घूम रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस शख्स को तोड़े कैसे, क्योंकि राहुल गांधी के आक्रामक तेवर लगातार उनके तथ्यों के साथ होते विश्लेषण और तमाम सारे सबूत वो आज पूरे देश को और दुनिया को यह चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सच बोला है। नरेंद्र मोदी की सरकार असल में चोरी की सरकार, नरेंद्र मोदी असल में हारा हुआ प्रधानमंत्री है और नरेंद्र मोदी गैंग झूठा और बेईमान है। सिर्फ नफरत उसका आधार है। जी हां, आज ये बात सामने आ गई। मैं आपको एक बात बताऊं, एक रोग होता है जिसका नाम होता है भगंदर। अंग्रेजी में उसे फेस्टुला कहते हैं। मेरे एक मित्र है पंचकुला में, उन्होंने एक वक्त में नरेंद्र मोदी और उनके तमाम लोगों का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उनका इसका इलाज किया। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति अपने पेट को साफ करने के लिए जो शौच क्रिया करता है, तो उसका शौच वास्तविक प्राकृतिक रास्ते से निकलने की बजाय नीचे कई रास्ते और बना लेता है और एकदम से फूटने लगता है, कहीं यहां से कहीं वहां से कहीं वहां से। और उन सबको सुधारना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत। अब ये ऐसा रोग है जिसको ना कोई किसी को बता पाता है, न उसके दर्द को साझा कर पाता है और बेचारा बिल्लाया करता है। आज कमोबेश नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा आरएसएस की यही हाल हो गए। वो अपना दर्द बता नहीं सकते हैं, कभी इधर से फूटता है कभी उधर से फूटता है, पता नहीं कहां से कहां गंदगी निकल पड़े। ऐसी ही एक गंदगी अनुराग ठाकुर, जो नरेंद्र मोदी के सूचना प्रसारण मंत्री हुआ करते थे, आजकल नहीं है बेचारे, जिनके बाप धूमल थे, जिनके बाबा धूमल भी नहीं थे, वो अनुराग ठाकुर जो आप ठाकुर लिखते हैं, पता नहीं वो कब ठाकुर हो गए। उनके परिवार में तो किसी ने नहीं लिखा। उनके जो बाबा थे वो आर्मी में कैप्टन थे, उनका सब लिखा है। उनकी जाति में कहीं ठाकुर नहीं है। और वो कैप्टन थे अंग्रेजों की सेना में, अंग्रेजों की सेवा करते थे, अंग्रेजों के लिए अपनी जान देते थे, कुर्बान होते थे, मरे नहीं थे, यानी समर्पित रहते थे। फिर उनके बाप धूमल लिखने लगे, प्रेम कुमार धूमल, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हिमाचल से। और इसके बाद अनुराग ठाकुर, ये ठाकुर हो गए। अब कैसे ठाकुर हो गए पता नहीं, अचानक एकदम से छत्री बन गए। चलिए इस पे अब नहीं जाते, क्योंकि दूसरों की जाति पूछते हैं, खुद की जाति का पता नहीं। अब यहां पर आता है तो वो अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम लोकसभा सीटों का जिक्र करते हैं, तो उसमें सबसे अहम सीटों की बात करना, वो जिक्र करते हैं वायनाड सीट की। वो वायनाड सीट जो केरल में है, जहां से राहुल गांधी सांसद थे, उन्होंने छोड़ा तो उनकी बहन प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ी। और प्रियंका गांधी जब चुनाव लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी, स्मृति ईरानी को उतार दिया और न जाने किसको किसको उतार दिया। चुनाव आयोग पूरी ताकत से लग गया। बहरहाल मैं भी यही सोच रहा था, उस सीट पे भारतीय जनता पार्टी को करीब 1 लाख वोट कैसे मिल गए, समझ में नहीं आ रहा, ये कहां से फूट के निकल पड़े। अब अनुराग ठाकुर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आइडिया कंफर्म हो गया कहां से, क्योंकि प्रियंका गांधी तो वहां 4,10,000 वोट से जीती थी। और अनुराग ठाकुर ने कहा कि वहां पर
93,000 वोट जो है फर्जी बनाए गए थे। यदि 93,000 वोट प्रियंका गांधी के उससे हटा भी दिए जाएं, किसी दूसरे के में लगा दिए जाएं, तब भी प्रियंका गांधी नहीं हार सकती थी। उनके बाद में सेकेंड नंबर पे जो था वो वामपंथी दलों से था, सीपीआईएम से, और उसके बाद में जो बीजेपी का कैंडिडेट था वो 1 लाख पा गया था। मैं वही सोचूं ये 1 लाख कैसे पा गया। तो अब उसका जवाब समझ में आ गया। जो 93,000 वोट जो फर्जी बने जिसकी बात कर रहे हैं अनुराग ठाकुर, तो साहब अब अनुराग ठाकुर की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उन 93,000 जो फर्जी वोट बने हैं उनकी लिस्ट जारी करें और बताएं कि कौन कौन किससे कंसर्न है, ये कहां से आए थे, कौन थे, और उनका आरएसएस बीजेपी से क्या रिश्ता है, उनके संगठनों से क्या रिश्ता है। एक बार यह कर दे, क्योंकि उसी केरल में त्रिशूर सीट से जहां से पहली बार बीजेपी का कैंडिडेट जीता है सुरेश गोपी, वहां पर एक घर के लोगों ने तो स्पष्ट आके कैमरे पे बताया कि हमारे घर पे 9 एक्स्ट्रा वोट बने हुए, हम नहीं जानते हैं ये कौन है, आज तक ना हमारे यहां इस तरह का कोई रहा, ना हमने और किसी को दिया, हमारी फैमिली के अलावा और कोई रहता नहीं। तो ये वोट कहां से आ गए और ये वोट पड़ गए। तो अब आप समझ लीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग की जो फिक्सिंग थी वो तो मोदी के साथ थी, वो तो विपक्ष के साथ थी नहीं। वो नोटिस राहुल गांधी को जारी करती थी, वो मोदी को नहीं जारी करती थी। बहरहाल इससे आप खेल को समझ लिए। इसके अलावा उन्होंने रायबरेली सीट की बात की, तो रायबरेली में भी राहुल गांधी 3.5 लाख वोट से, यानी 3.25 लाख वोट के आसपास से करीब से जीते हैं। तो साहब जो करीब 4 लाख के आसपास वोट से जीता हो, उसको आप कहें कि वहां कुछ हजार फर्जी वोट, तो साहब वहां पे प्रदेश में भी आपकी सरकार थी और चुनाव आयोग भी आपका था, तो ये कैसे हो गया। तो इसकी भी लिस्ट जारी कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। वो कन्नौज की बात करते हैं, वो जो है पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी की सीट की बात करते हैं, इसी तरह वो तमाम बातें करते हैं। अब इस जगह मैं आता हूं, गड़बड़ कहां होती है। आप याद करिए सरेआम कैमरे, जब सिर्फ चंद वोट पड़ने थे, 35 वोट, और वो चंडीगढ़ में, वो चुनाव आयोग नहीं कराता है लेकिन राज्य चुनाव आयोग कराता है, वहां पर भी भाजपा का व्यक्ति बैठा था। और उसके बाद में जब वहां चुनाव हो रहा था, जो चुनाव देख रहा था डीसी, वो इत्तेफाक से भारतीय जनता पार्टी के नेता का ही रिश्तेदार, उन्हीं के परिवार का जो इंचार्ज था, निर्वाचन अधिकारी था, उसके नेतृत्व में हो रहा था। और वहां अनिल मसीह सरेआम ऑन कैमरा कागज से वोट पड़े थे, बैलेट से। वह कैसे गड़बड़ कर रहा था पूरे देश ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने सारा वीडियो देखने के बाद वह चुनाव रद्द किया और वहां पर दूसरा जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट को विजयी घोषित किया। अब आप देखिए, इसी तरह पानीपत में एक गांव के सरपंच की सीट पे हुआ। यहां पर जिस तरह से चुनाव आयोग ने, राज्य चुनाव आयोग ने खेल किया, यहां ईवीएम से हुआ था। और 2 साल तक अवैध व्यक्ति, जो हारा हुआ व्यक्ति था, सरपंच का चार्ज संभालता रहा। कहीं उसे न्याय नहीं मिला, ना चुनाव आयोग से, ना हाई कोर्ट से। वो सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक ऑर्डर किया, कहा गिनती हमारे यहां हो जाए, सामने हो जाए। और जब वही ईवीएम सामने गिनी गई, तो साहब उस ईवीएम से जो वोट निकले, उसके बाद में वो हारा हुआ कैंडिडेट जीता निकला और जीता हुआ हारा निकला। यानी 2 साल बाद जो न्याय मिला, वो न्याय यह मिलता है कि वो जीत जाता है। वो लड़ा,
लड़ना पड़ता है, इंसाफ ऐसे नहीं मिलता। यह मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो राहुल गांधी रात को अपने घर पर शाम को उन लोगों से मिले जो बिहार से आए थे, भूत थे। उन भूतों के साथ उन्होंने चाय पी, उनके साथ चर्चा की। उनके साथ में आरजेडी के राज्यसभा सदस्य संजय यादव भी थे और वहां उन्होंने विस्तृत चर्चा की और जाना कैसे, कितने लोग हैं, क्या हैं, कितने भूत आए हैं। उन सारे भूतों से उन्होंने चर्चा की, उनके साथ चाय पी। किसी और ने नहीं पी होगी, मैंने तो नहीं पी है, लेकिन राहुल गांधी ने पी। और भूतों ने उनसे कहा कि साहब आप हमें जिंदा कर सकते हो, हमें बड़ा यकीन है आप पर। राहुल गांधी ने कहा मैं जिंदा करके रहूंगा, चिंता मत करिए। लेकिन चलिए, बहुत सारी चर्चाएं हुई, उनसे बात हुई। जब राहुल गांधी ये बात करते हैं उन भूतों से, तो वो भूत उसके पहले सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने दो भूतों ने कहा था साहब हम तो जिंदा हैं। उनमें एक बुजुर्ग है, छोटी मोटी उम्र नहीं है, 70-80 साल की है। आप सोचिए, वह भी सजग थी और लड़ने के लिए बिहार से आ गई। इसी तरीके से तमाम और लोग थे। उन्होंने बताया हम ही नहीं है, हमारे ही इलाके में सिर्फ 50 से अधिक लोग हैं जो चुनाव आयोग ने जिन्हें मृत घोषित कर दिया है, जिन्हें भूत बना दिया है। अब आप सोचिए। बहरहाल कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के हेड अभिषेक मनु सिंघवी ने बेहतरीन दलील रखी थी कल और एक एक तथ्य दिए थे और दिया था क्यों ना आधार कार्ड माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया। जो आदेश दिया वो बहुत बड़ी जीत है राहुल गांधी और उनकी टीम की, उनकी लड़ाई की, उनके जज्बे की। और उन्होंने कहा था चिंता मत करिए, कुछ भी होगा हम जनता के बीच जाके वह अग्नि जलाएंगे कि सब जलते नजर आए। तो आज उसका असर हुआ। उसकी तपिश आज सुप्रीम कोर्ट में भी थी और उस तपिश से यह पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह आधार कार्ड मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप जो कह रहे हो कि 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं और उसका कारण नहीं बताओगे, वह भी बताना पड़ेगा और आपको सबकी दलीलें भी सुननी हो। यानी हवाई काम नहीं चलेगा। और आधार कार्ड आप लागू कर रहे हो, इसकी सूचना अखबारों, मीडिया सबके माध्यम से आपको देनी होगी, चस्पा करना होगा आर्डर कि आधार कार्ड मान्य। यानी अब 12 डॉक्यूमेंट हो गए, 11 इन्होंने दिए थे, 11 में से 99% फर्जी थे। तो अब आप समझ सकते हैं। चलिए, ये सारी बातें हो गई। अब इनके बाद आप कहेंगे तो मैं एक किस्सा और बता दूं। द्वितीय विश्व युद्ध था, हिटलर की सेना ने, नाजियों ने जो है उस दौरान हिटलर के इशारे पर वाफेन जो एसएस था उसको ड्यूटी लगाई गई और निर्देश दिया गया। उसने 10 लाख से ज्यादा जिंदा लोगों को खत्म कर दिया, मार डाला। चुनाव आयोग ने तो 22 लाख से अधिक लोगों को बिहार में मार डाला। जिस बिहार में कभी भी कोरोना के दौरान भी 4 लाख लोग नहीं मरे थे, आप सोचिए पूरे साल में यहां इन्होंने 5 महीने में 22 लाख लोग मार डाले। क्योंकि उसके पहले ये करीब 4 लाख लोग, 4.25 लाख लोग मार चुके थे। यानी उतने तो मार चुके थे, यदि वो भी जोड़ ले तो करीब 26 लाख लोग इन्होंने इस साल में मार डाले, एक साल। अब आप समझिए, इतने लोग मर जाएं, इतने लोग ये हो जाएं, देश के लिए संकट की बात। जब उसी बिहार, जो बिहार बंगाल में आता था उस समय, देश आजाद नहीं हुआ था और अकाल पड़ा था, उस अकाल में पूरे बंगाल प्रांत जो बिहार से लेके बांग्लादेश तक था,
उस पूरे में मिलाकर के 30 लाख लोग मरे थे, 30 लाख लोग। लेकिन इस देश के चुनाव आयोग ने सिर्फ बिहार के, वो बिहार भी आधा हो चुका है, झारखंड भी जा चुका है, तो वो बिहार में 26 लाख लोग मार दिए, 4 लाख पहले और 22 लाख अब। तो अब आप समझिए, एक साल में इतने लोग मार डालते हैं। आप कल्पना करिए, इतने अकाल में नहीं मरे इस ढंग से, यदि औसत देख लें तो यह स्थिति है। और ऐसा कोई अकाल आया नहीं, कोविड में नहीं मरे। कोविड में भी पूरे देश में जो आंकड़ा आ रहा है वो 24 लाख का सरकार बता रही। हालांकि WHO इससे 60 लाख कहता है, लेकिन चलिए हम भारत सरकार का ही यकीन करेंगे, हमारी सरकार है भाई। तो हमारी सरकार वहां पर कह रही है पूरे देश में 24 लाख मरे साल भर में, और यहां पर मर गए इतने। तो आप कल्पना करिए कि इतना अप्रत्याशित था, तो इसके बाद तो वहां पर आपातकाल लग जाना चाहिए था, बहुत जो है नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाना चाहिए था, वो तो नहीं हुआ। बहरहाल अब यह सच है। तो इस तरह से चुनाव आयोग यह हत्या करता है, हिटलर से भी बड़ा हो गया है और इस तरह हो गया। अब आइए, जो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव जीते हैं या जिताए गए, यह सवाल आज बहुत बड़ा हो गया। अजय राय भले ही वहां चुनाव हार गए टेक्निकल कारणों से, टेक्निकल इसलिए कह रहा हूं, वहां पे बार बार निकल के आ रहा है कि कैसे वहां वोटों की चोरी हुई, और उस पर डेटा नहीं दिया जा रहा है कांग्रेस को, और डेटा के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। बहरहाल उसके बावजूद जितना वो जुटा पा रहे हैं उस ढंग से वो कर रहे हैं। तो उनमें तमाम फर्जी लोग आ रहे हैं, ऐसे फर्जी लोग आ रहे हैं। कुछ लोग अब उसमें दलील देते हैं कि वो एक साधु है, वो जो उनके वो रहते हैं वो उन्हें बाप मान लेते हैं। तो साहब बाप मान लेंगे, लेकिन रिकॉर्ड में तो जो बाप होता है, जो आपके सर्टिफिकेट में होता है, वही रहता है साहब, वो तो नहीं बदल सकता। वो अलग की बात है, आप उनके दत्तक पुत्र बने रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता माना जाता है, रिकॉर्ड में नाम दूसरा चलता है जो पिता होता है। तो आप समझिए, लेकिन इस तरह से करके गलत प्रचार किया जाता है। बहरहाल इन सब के बाद में सिर्फ यही नहीं है, तमाम और भी बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं, किस तरह से फर्जी वोट पड़े, यहां पर भी वोट डाला, वहां पे भी डाला। इसीलिए इतना लंबा चुनाव कराया जाता है, क्योंकि यहां का जो वोटर है उसको जाके दूसरी जगह शिफ्ट करना है, इधर का वोटर दूसरी जगह शिफ्ट करना है। तो हर बार जो वोटर की प्रक्रिया चलती है, यहां पर आप वोट डाल रहे हैं और तुरंत ही वहां पर आप वोटर बन जा रहे हैं, फिर वहां बनते हैं और वहां बनते हैं। आपने बिहार में भी देखा ही, 2024 में भाजपा के जो संगठन मंत्री हैं वो अमित शाह को वोट देते हैं, अब वो आके बिहार के वोटर बन गए, जबकि वो रहने वाले गुजरात के ही हैं। ये भी नहीं है कि यहाँ के हों, प्रवासी होते। तो साहब ये स्थिति है। इसी तरीके से भाजपा की मेयर है, वो मेयर और उनके परिवार के लोग, उनके 2-2 वोट बने हुए हैं। वहां के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनके 2-2 वोट बने हुए हैं। तो साहब आप कहेंगे तेजस्वी यादव के, तेजस्वी यादव ने तो खुद ही उसकी शिकायत की और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया कि बताइए देखिए हमारा तो नाम ही नहीं है जब हम सर्च कर रहे हैं, और फिर जब मिलता है तो कहीं दूसरी जगह दूसरे 2 नाम मिल जाते हैं। कैसे ये सब खेल हो रहे हैं, किसके लिए किए जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तो जब ये सारे खेल हो रहे हो तब आएगा, तब आपको भ्रमित करने के लिए क्या कहेंगे, विभाजन की विभीषिका, विभाजन की विभीषिका बताएंगे और सब कुछ बताएंगे। वो तो उस दर्द से तो हर कोई वाकिफ है, कौन नहीं वाकिफ। वो जिनको दर्द है उनको कितना मरहम लगाया गया, क्या क्या दिया गया, यह अपने आप में रिकॉर्ड है। जो उन्होंने लिखा दिया कि मेरी वहां इतनी जमीन थी, इतना वो था, उस ढंग से उन्हें एकोमोडेट किया गया। उनसे कागज नहीं मांगे गए, यह नेहरू थे, घर दिए गए, मकान दिए गए,
लखनऊ के कृष्णा नगर में जहां मेरा घर है, वहां पर पूरी जो प्राइम लोकेशन की संपत्तियां हैं वो ऐसे ही लोगों को दी गई थी जो आज अरबों रुपए की। तो अब आप समझ सकते हैं, इसी तरह चंडीगढ़ में, इसी तरह अंबाला में, करनाल में, दिल्ली में, देश के तमाम हिस्सों में, पंजाब में और दूसरी जगह भी। तो आप यह समझ लीजिए, तो जब यह किया जाता है, लेकिन जब ये लोग करते हैं तो आ जाता है विभीषिका विभाजन की कौन कर रहा है। 80-20 की बात कौन कर रहा था? यही नरेंद्र मोदी, यही आदित्यनाथ, यही ये सारे लोग, इनकी भाजपा के लोग। और ये कह के आज भी विभाजन का खेल करते हैं और देश की आजादी के पहले भी कर रहे हैं, और इस तरह से करके इस देश को इस आग में झोंका था। तो अब आप समझिए, लेकिन राहुल गांधी इसी को, खाई को पाटने की लड़ाई लड़ते हैं, न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं, तो वही लड़ाई वो लड़ रहे, तभी वो भूतों के साथ चाय पीते हैं। बहरहाल भूतों के साथ चाय पीने का फायदा हो गया, और अब वो बिहार में जाके जो 16 दिन लगाने वाले, वहां के 25 जिलों की जो यात्रा पे निकल रहे हैं, भाजपा की, आरएसएस की, नरेंद्र मोदी की, सबकी नींद उड़ी हुई और उनके भगंदर फट पड़े हैं और वो परेशान है, न बोले जा रहा है, न कहे जा रहा है, न सफाई दिए जा रहा है। तो आके सोनिया गांधी का झूठा कहते हैं कि उनका वोट तब बन गया था जब वो भारत की नागरिक नहीं थी, और जो कागज दिखाते हैं उसमें लिखा होता है नेशनल टेरिटरी, कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, जबकि नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली 1992 में बनी थी और 1980 में वो वोट डालने की बात है। यानी फर्जी कागज से भ्रमित करेंगे, यह भी सामने। तो यानी भाजपा सिर्फ झूठ की दुकान है और अपने दर्द को छिपाने के लिए फर्जी चीजें करती है। साहब, चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस नहीं भेजा है, राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया था। क्यों? तुरंत भेज दिया था, आधा घंटा नहीं लगा। और यहां 24 नहीं 48 घंटे होने आ रहे हैं और तब भी नहीं भेजा है। सोचिए जरा। जय